हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। RO री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की इस क्लास में सभी अच्छे लेवल के प्रश्नों को हमने शामिल किया है। यदि आपको RO का री एग्ज़ाम निकालना है तो भाई इस प्रकार के प्रश्नों को लगाना ही पड़ेगा। तो यह एक बेहतरीन मॉक टेस्ट रहने वाला है। क्लास को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ससाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, सियाचिन। सियाचिन जो है विशालतम हिमनद है। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि यह कहाँ पर स्थित है? काराकोरम। काराकोरम लद्दाख में यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। चारों ऑप्शन को देख लीजिए। भारत के 3 बड़े राज्यों का यहाँ पर चुनाव करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल में चौथा बड़ा राज्य कौन सा है? तो चौथा बड़ा राज्य आपका है उत्तर प्रदेश और 5वां बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद, सिल्ट से बंधे अपतन वील्स और सड़ी वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइसलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? टिपिस, बरखांस, फुमड़ी, इजबा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, इनको कहा जाता है फुमड़ी। एक अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न ही आरओ एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो किससे होकर के यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है? तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, महाराष्ट्र से होकर के यह रेखा नहीं गुजरती है। तो इसको हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं मैपिंग के जरिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार जो इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। भारत की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। देशांतर रेखा को ही क्या कहा जाता है? यामोत्तर रेखा। तो देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहा जाता है। आप ये लाइन देख रहे हो जो कि सीधी है, इसी को देशांतर रेखा कहा जाता है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो चुका है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर के यह रेखा गुजरती है। तो इन 5 राज्यों को कैसे याद रखें? देखिए जरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे आपको याद रखना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा याद रखना है। या फिर एक सिंपल तरीका है यामोत्तर रेखा को याद करने का। तो थोड़ा सा देख लीजिए, अगर समझ में आएगा तो क्या पता याद हो जाए आपके, या फिर ट्रिक आपको अच्छी लग जाए। यहाँ पर हमने लिख दिया है यामोत्तर रेखा। तो यामोत्तर रेखा को इधर से स्टार्ट करना है, लास्ट वाले की तरफ से आगे की ओर चलना है। तो लास्ट में आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश आएगा। उसके बाद में ये ओ लगा हुआ है, तो ओ से याद रखना है उड़ीसा राज्य। उसके बाद में एम है, एम से याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य। फिर आपका आएगा आ का लट्ठा लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। और 5वां राज्य आपको कैसे याद रखना है वो भी ज़रा सोच लीजिए। यहाँ पर 4 राज्य कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारा काम जो है 36 हो चुका है। तो 36 से आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार हम इन 5 राज्यों को याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का मुख्य विषय था। तो 2024 का मुख्य विषय क्या था? यहाँ पर देख लीजिए चारों ऑप्शन को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इस वर्ष जो है इसकी थीम थी माई भारत विकसित भारत @ 2047, युवा के लिए, युवा के लिए, युवा के द्वारा। तो याद कैसे रखें? युवा के द्वारा माई भारत विकसित भारत, माई भारत विकसित भारत
युवा के लिए। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। थोड़ा सा जो है लॉजिक लगा रहे हैं ताकि प्रश्न आए तो फिर आराम से बन जाए। प्रश्न नंबर 6, इनमें से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? तो यहाँ पर देखना है इन चारों ऑप्शन में किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है अक्षांश के बीच। तो ये हमारी पृथ्वी होती है और पृथ्वी पर अक्षांश रेखा जो है इस प्रकार खींची जाती है। यहाँ पर 0 डिग्री होता है। इस प्रकार जो है आपकी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे कि 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 इस प्रकार जो है मानचित्र पर आपको लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर देखना है कि इस अक्षांश रेखा के बीच सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। 10 से 20 अक्षांश के बीच सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यहीं पर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो क्षेत्रफल जो है कम होता हुआ चले जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा से जैसे जैसे नीचे और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्षेत्रफल जो आपका कम होता हुआ चला जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या मानचित्र पर कितनी होती है? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है 181। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या मानचित्र पर कहा है तो 181 होता है। यदि यहाँ से हम रेखाओं को हटा दें तो अब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अक्षांश की कुल संख्या मानचित्र पर 181 होती है। देखिए यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर जो है भूमध्य रेखा इक्वेटर होती है। अब आप देखिए कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इस प्रकार जो है खींची जाती हैं इस प्रकार रेखाएं। तो यहाँ पर आप इसको इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर देख लीजिए। यहाँ पर तो इधर जो है इधर का हिस्सा इधर आपकी 90 अक्षांश रेखाएं होती है। इसी प्रकार नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं होंगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 180 हो जाएंगी। और एक ये वाली इक्वेटर वाली भूमध्य रेखा वाली एक ही आपको प्रेस कर देना है। तो इस प्रकार हमारी हो जाएंगी 181। यानी कि मानचित्र पर जो है 181 रेखाएं होती हैं, वो भी अक्षांशों की। यदि प्रश्न में यहीं पर ये पूछ लिया जाए कि जो है कुल रेखाओं की संख्या कितनी होती है, रेखाओं की संख्या पूछ ली जाए कितनी होती है, तो तब आपको आंसर लगाना है ऑप्शन डी वाला 179। तो दोनों ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं। चलिए चाहे ए मान लीजिए चाहे डी मान लीजिए, 179 जो रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। वो इस प्रकार जब ये रेखाएं इस प्रकार खींची जाती हैं तो आपको देख लेना है कि ये यहाँ पर जो है ये दो पॉइंट हैं, ये जो 2 पॉइंट हैं इनको रेखाएं ना कह करके इनको क्या कहा जाएगा? पॉइंट मान लिया जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर गोल गोल करते हुए आएंगे तो इसको जो है वैज्ञानिकों ने एक पॉइंट मान लिया है। तो इन दोनों को आप जो है 181 में से लेस कर दीजिएगा तो आ जाएगी 179। तो कुल रेखाओं की संख्या पूछा जाए तो आपको बताना है 179। तो दोनों प्रश्न यहाँ पर अच्छे से हमारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट में घाटी है और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। मिलान संबंधी यह प्रश्न है। घाटी और राज्य यहाँ पर दिया गया है। मूर्खा घाटी लद्दाख, ए का 3 आएगा जूकू घाटी नागालैंड, बी का 4 आएगा सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, सी का 2 यूथांग घाटी सिक्किम राज्य। तो डी का यहाँ पर 1 आएगा। 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नूरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया है। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता आमीर खुसरो थे। तो देखना है कि केवल एक सही है या केवल 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो सही कथन का ही चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। तो जरूर याद रखना है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह
किताब ए नोरस, जिसको जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया था। और कव्वाली के आरंभकर्ता कौन है? आमिर खुसरो हैं। आरओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही मैं प्रत्येक क्लास में प्रश्नों को शामिल करता हूँ। प्रश्न नंबर 10 है, महमूद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? महमूद बिन कासिम द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है आपका 712 ईस्वी में। महमूद बिन कासिम ही भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में वर्ष 2024 से 2026 की अवधि के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह प्रश्न 2024 से लेकर के 2026 तक चलेगा। तो देख लेना क्या आंसर आएगा इसका। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कृष्णा M एला। इसको जो है इसको भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। आज कुछ प्रश्न जो है करंट के भी शामिल किए गए हैं। प्रश्न नंबर 12 है, नील नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विक्टोरिया झील से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। श्वेत नील तथा नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ऊपरी कथनों में से कौन सा कथन सही है? भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है इस प्रकार के प्रश्नों को सिलेक्ट करने में। तो राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन बी चुनने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकल करके यह भूमध्य सागर में गिरती है, न कि अटलांटिक सागर में। किस सागर में गिरती है? तो भूमध्य सागर में यह गिरती है, मेडिटेरियन सी में यह गिरती है। और इससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। श्वेत नील और नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। एक ऐसा प्रश्न है जो कि परीक्षा में छप सकता है। मैंने इसको यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर इसका चित्र लिया है, इसके माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको, ये युगांडा के पास से विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, और इसको यहाँ पर जो है श्वेत नील कहा जाता है। इस प्रकार ये यहाँ पर जा रही है और खार्तूम यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ इथोपिया से निकलती है और ये निकलती है ताना झील से, ताना झील से निकलती है और इसको यहाँ पर ब्लू नील कहा जाता है। और दोनों यहाँ पर खार्तूम में आकर के मिल जाती है। इस प्रकार जो है ये आगे बढ़ती हुई चली जाती है नील नदी। प्रश्न यह पूछा जाता है कि यह सबसे ज़्यादा किस देश में बहती है? तो यह बहती है इजिप्ट देश में। तो सबसे ज़्यादा जो है मिस्र देश में यह प्रभावित होती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और एक प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिए, और यह नदी नील नदी जो है उत्तर की ओर बहती है। किस तरफ बहती है? उत्तर की ओर, यानी कि दक्षिण से स्टार्ट होती है ये नदी और उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती है। यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। कथन कारण का प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण, सागर के जल का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। ऊपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो सत्य कथन का हमको यहाँ पर चयन करना है। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ये ऑप्शन बी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ऑप्शन ए चुनने वालों का राइट आंसर है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य थे और सही व्याख्या भी कर रहा है। जब कथन में जो कहा जाता है उसका उत्तर आपको कारण में देखने को मिल जाए तो वहाँ पर जो है दोनों कथन सही हो जाते हैं और आर ए की व्याख्या भी सही हो जाती है और वहाँ पर व्याख्या भी सही हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है और ये भी मिलान संबंधी प्रश्न है। फसल और यहाँ पर राज्य दिया गया है। मूंगफली, आंसर आप लगाइए पहले। मूंगफली के लिए कौन सा राज्य आएगा? तो गुजरात आएगा। और सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश, नारियल केरल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1, 2, 3
और 4 यहाँ पर सही सुमेलित है। तो आपको याद रखना है, ये लेटेस्ट डाटा है 21-22 के अनुसार ये सभी प्रथम स्थान रखते हैं। सोयाबीन में जो प्रथम स्थान रखता है और ये तो सेकंड है यहाँ पर मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र राज्य जो है प्रथम स्थान रखता है सोयाबीन के उत्पादन में। अन्य सभी यहाँ पर शीर्ष स्थान ही रखते हैं। चलिए सभी जो है यहाँ पर सही पॉइंट थे। प्रश्न नंबर 15 लगाते हैं। देखिए एक अच्छी मेहनत करनी है तो अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जा कर के हम RO का री एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। री एग्ज़ाम निकलने के बाद में हमें मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको अच्छे से अपनी क्लासों को अटेंड करते रहना चाहिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो उस नदी का चयन करना है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। गंगा, यमुना, रामगंगा, झेलम यहाँ पर दिया गया है, झेलम यहाँ पर दिया गया है। तो झेलम नदी जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपके प्रश्न का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्न फसल समूह में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो किन किन फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान रखता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, गेहूं, गन्ना, आलू, इसमें जो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। मूंगफली का हमने भी बताया आपको, गुजरात का जो है प्रथम स्थान है। सरसों में राजस्थान का प्रथम स्थान है और चना में आपका महाराष्ट्र का जो है प्रथम स्थान है। जौ का मुझे कन्फर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्सम की पहली खेप कहाँ भेजी है? इस वैक्सीन की पहली खेप किस देश में भेजी गई है? सिंगापुर दिया गया है, इंडोनेशिया, म्यांमार और अफ्रीका। तो मलेरिया वैक्सीन है ये जो कि भेजी गई है अफ्रीका देश में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न आते भी हैं परीक्षा में। प्रश्न नंबर 18 है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? सही कथन का चयन करना है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टोंसले ने किया था। तो A.G. टोंसले ने जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। तो यह बात भी सही है। सेकंड वाला भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो सही का चयन करना है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है आपका। यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर सही है, जबकि थर्ड और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि वियोजक जो होते हैं डीकम्पोजर, ये जो है कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार ये गलत था। और थर्ड वाले पॉइंट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता तो परपोषी होते हैं। तो इनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कोई संबंध नहीं है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर आपका है 19। यहाँ पर क्या कहा गया है? इन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो किसके लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो सी राइट आंसर है, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। तो भारत की मिट्टियों में किस सूक्ष्म तत्व की कमी सर्वाधिक देखने को मिलती है? यहाँ पर तांबा दिया गया है, लोहा दिया गया है, मैग्नीज दिया गया है और जस्ता दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, जस्ते की कमी जो है सर्वाधिक देखने को मिलती है भारत की मिट्टी में। RO क्लासेज ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 21 कथन कारण का ही प्रश्न है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कारण हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। इस टॉपिक को जरूर याद रखना है। मिट्टी से जो प्रश्न बना था RO में आगे भी बन सकता है
और प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी कई बार जो मिट्टी संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो एक टॉपिक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर देखिए, ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा, या ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। ए यहाँ पर गलत है परंतु आर सही है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो ह्यूमस का अभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो चुका है, जबकि सेकंड वाला यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और विषय यहाँ पर दिए गए हैं। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका का प्रावधान है, और नागरिकता भाग 5 में है, तो बी का 2 आएगा, और बी का 2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार आसानी से हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो चुका है। और अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर था। मिलान वाले प्रश्न में कोई भी 2 पॉइंट, कभी कभी तो 1 पॉइंट से ही आंसर क्लियर हो जाता है। और काफ़ी प्रश्न जो मिलान से पूछे गए थे, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु। और कब की गई थी? 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुखदेव, अशफाक उल्ला खान, खुदीराम बोस, हेमू कालनी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, खुदीराम बोस। सबसे कम आयु के शहीद थे ये। खुदीराम बोस कब शहीद हुए थे? तो ये शहीद हुए थे वर्ष 1908 ईस्वी में थे। तो इनको कब फांसी दी गई थी? वर्ष 1931 में। अशफाक उल्ला खान को यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 1927 में जो ये शहीद हुए थे। और डी वाले को भी देख लीजिए, हेमू कालनी जो है शहीद हुए थे 1943 में। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सन भी पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिलान संबंधी यह प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से हमको मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दरबारी कवि हैं और सूची सेकंड में राजा यहाँ पर दिया गया है। आमिर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, एक का 4 लिख दीजिए। कालिदास किसके दरबार में सुशोभित थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो बी का 1 आएगा। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो यहाँ पर 2। और बाणभट्ट हर्षवर्धन, तो डी का 3। 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो चुका है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आर ओ पीरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो कोयले से संबंधित प्रश्न भी कई वर्षों से पूछा जा रहा है। पिछली बार भी प्रश्न पत्र में आया था और ये देख लीजिए यहाँ पर 2014 में भी आया है, इसलिए मैंने इसको लिया है प्रश्न को, ताकि याद रहे। हम आपको पैटर्न पर आधारित ही प्रश्नों को करा रहे हैं। तो जो भी क्लासें होती हैं वो सिलेक्टेड होती हैं और अच्छे लेवल की होती हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य भाई आपको करना है, और कमेंट भी किया करो, ताकि पता रहे कौन कौन विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, हम भी उनसे रूबरू हो सकें और वो भी हमसे रूबरू हो सकें। ठीक है दोस्तों। तो भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इन चारों राज्यों में से उड़ीसा में। यदि हम प्रथम स्थान देखें किस राज्य का है, तो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है, और सेकंड स्थान है कोयला उत्पादन में उड़ीसा राज्य का। तो फर्स्ट और सेकंड आप यहाँ पर याद कर लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। और कोयले के सबसे अधिक भंडार किस राज्य में देखने को मिलते हैं? तो झारखंड में। यह भी प्रश्न बन जाता है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, भारत और भूटान के मध्य 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC की बैठक 6 से 7 मई 2024 को कहाँ आयोजित की गई? भारत और भूटान के मध्य 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की यह बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, लेह लद्दाख में जो है इसको आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फुलरीन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक दिया गया है, सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, केराटिन मानव त्वचा के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है, मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। तो रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव था मस्टर्ड गैस। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है, सही है। और सूक्ष्म बर्फ को भी हम जानते हैं, ये भी सही है। अब आप देखिए ए और सी में आंसर है, तो ए चुनने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है। फुलरीन्स जो है कार्बन का अपर रूप होता है, और सी वाला यहाँ पर सही है। मानव त्वचा के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन केराटिन होता है। प्रश्न नंबर 29 है, बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है, संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्युता पायरेसी को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा। तो डी यहाँ पर करेक्ट है। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक उपयुक्त सभी पर जो है ध्यान देगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा में। मिलान संबंधी प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमको मिलान करना है। सूची फर्स्ट को देख लीजिए और सूची सेकंड को भी यहाँ पर आप जो है देख लीजिए। लो एक्स में सभी, तो ए का यहाँ पर 4 आएगा। खनिज तेल बाकू कहाँ पर है? अजरबैजान में है, तो बी का 3 आएगा। तांबा इंगम, तो सी का 2 आएगा। यूरेनियम पोर्ट रेडियम ये कहाँ पर है? ये कनाडा में है, तो डी का 1 आएगा। 4 3 2 1, ऑप्शन ए यहाँ पर आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, कई बार कराया भी हमने। मेसा भी, जो कि लो एक्स के लिए जाने जाने वाला प्रसिद्ध स्थान है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? बांध और झील दिया गया है, नदी यहाँ पर दिया गया है। गोविंद सागर सतलज दिया गया है, कलोरी झील महानदी दिया गया है, उकाई जलाशय ताप्ती दिया गया है, उलर झील झेलम दिया गया है। सही नहीं है ऑप्शन बी, कोलोरी झील जो महानदी नहीं आएगा। यह तो कृष्णा गोदावरी के बेसिन क्षेत्र में स्थित है कोलोरी झील, जबकि उकाई जलाशय गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है। और उलर झील जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है, और ये सतलज नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? बी राइट आंसर है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बलवंत राय मेहता समिति ने अनुशंसा की थी 1957 ईस्वी में, और द्विस्तरीय की अशोक समिति ने की थी 1977 ईस्वी में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है। तो स्वचालित वाहनों से क्या निकलता है? लेड, शीशा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये यहाँ पर राइट आंसर है, संगीत अकादमी। याद कर लीजिए, नृत्य नाटक और संगीत, लास्ट में संगीत लगा हुआ है, तो रिपीट होगा तो प्रश्न ऐसे ही आ जाएगा, तो याद रहेगा संगीत अकादमी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है?
तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 10 अवतार का मंदिर, यह उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, 10 अवतार मंदिर। प्रश्न नंबर 36, सही जोड़े मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जो पॉइंट हमको पहले पता है उसको पहले सिलेक्ट कर लेना है। अरविंद घोष, वंदे मातरम, बी का 3, और बी का 3 देखिए ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, और 1 ए का 1 दोनों में है। तो विपिन चंद्रपाल, न्यू इंडिया, तो यहाँ पर 1 आएगा। ब्रह्मा बंदोपाध्याय, संध्या, तो सी का 4 आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो चुका है। मोहम्मद अली, कॉमरेड, तो डी का 2 आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन ए में है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित की जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केन्या की राजधानी नैरोबी है, ए का 2 आएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला है और ये परीक्षा में भी पूछी गई थी, तो बी का 4 आएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, सी का 1 आएगा। और यूक्रेन की राजधानी कीव है, तो डी का 3 आएगा। 2 4 2 4 1 3, ऑप्शन बी राइट आंसर हो चुका है। प्रश्न नंबर 38, 14 मई 2014 को किस शहर में 7 दिवसीय प्रतिष्ठित उत्सव गगम्मा जात्रा पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ हुआ है? तिरुपति में, चेन्नई में, कोची में, त्रिशूर में। 7 दिवसीय ये उत्सव था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, तिरुपति। एक अच्छा प्रश्न है, उससे संबंधित प्रश्न आपको जरूर याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है? सोनभद्र, ललितपुर, महोबा, झांसी। तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है सोनभद्र। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला शामली है। प्रश्न पूछ सकता है, तो सभी याद रखने हैं पॉइंट आपको। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद को महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, महोबा। महो से याद रखना है महोत्सव और महो से याद रखना है महोबा, तो दोनों ही को मिला लेना है, दोनों ही पॉइंटों को मिला लेना है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? लोहे में जंग लगने पर भार में वृद्धि हो जाती है। लोहे में जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, तो सही यहाँ पर है केवल ऑप्शन ए, क्योंकि लोहे में जंग लगने से उसके भार में जो है वृद्धि हो जाती है, और लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, यह रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन आप सभी जानते हो, जिसको हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज भंडार प्राप्त होते हैं। तो याद कीजिए, हमने प्रश्न आपको करा रखा है कई सेटों में अलग अलग तरीके से। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्मों के निक्षेप पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयला भंडार की दृष्टि सर्वाधिक समृद्ध हैं। तो ऑप्शन तो पॉइंट 3 तो सही है, क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक जो है कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, तीसरे वाला सही है। तो यहाँ पर जो है सेकंड वाला पॉइंट गलत है, तो 2 को हटा दीजिए, ऑप्शन बी राइट आंसर है। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में खनिज भंडार पाए जाते हैं, हमने आपको बताया था कल वाली क्लास में। यदि आपने सेट नंबर 50 नहीं देखा उसको देखिए, और सेट नंबर 51 भी देख लीजिएगा। दोनों ही क्लासें बहुत ही अच्छी लेवल की हैं, दोनों को वॉच कीजिएगा, पर लिस्ट बनी हुई है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर जीवाश्म को कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है।
कोडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश राज्य में जो है देखने को मिलती हैं और अन्य राज्यों में फैली हुई हैं, स्पेशल जो है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 43, चीन के चंद्र मिशन चांग-ई 6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन IQB-Q का संबंध किस देश से है? सऊदी अरब, दक्षिण अमेरिका, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान। तो ये है आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान का। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर लास्ट है, अंतिम प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। 1 मिनट ज़रा हमारी बात सुन लीजिए। हमने आपको हिंदी की क्लास कराई थी, उस क्लास को भी आपको अटेंड करना है। बहुत ही अच्छे लेवल की क्लास है और भैया हिंदी के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि 55 क्वेश्चन हमको वहाँ पर पाने हैं। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो बीच बीच में हिंदी क्लास कराता हूँ उनको पूरा अटेंड किया करो, तभी अच्छे से अध्ययन हो पाएगा। और प्री और मेंस के लिए आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, क्योंकि उस समय आपको केवल 2.5 मंथ का ही समय मिल पाएगा मेंस एग्ज़ाम को देने के लिए, मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। और प्री एग्ज़ाम को निकालने के लिए 140 क्वेश्चन सही होने पर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसी तरह के प्रश्नों को आपको लगाना है, तभी जा कर के आप जो है एग्ज़ाम निकाल पाओगे। और जो बता रहे हैं हम उसको जरूर कीजिए। कितने कथन सही सुमेलित हैं? समारोह महोत्सव और आयोजन यहाँ पर स्थल दिए गए हैं। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 नासिक, 16वां इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो सिग्नेचर 2024 मुंबई, भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 नई दिल्ली, BSE एक्सपो 2024 लखनऊ। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 सही है, कथन 4 सही है। तो यहाँ पर ऊपर के तीनों कथन तो सही हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चौथा कथन में BSE एक्सपो 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, इसको भी देख लीजिए। सभी पॉइंट बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो यहाँ पर इस क्लास में हमने 40 प्रश्नों को कवर किया था। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, ताकि हमको पता रहे कि ये विद्यार्थी हमारे चैनल पर हैं। मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक करा करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। निःशुल्क क्लासें आपके लिए उपलब्ध है इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी क्लास मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी, तो चैनल को झट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।